नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी निरंतर जारी है आपकी और उसी तैयारी के लिए हम लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। आज हम यूपी स्पेशल लेकर आए हैं और 200 ये बहुत ही अच्छे स्टडी नोट्स मिलने वाले हैं आप। एक लाइन वाले वन लाइनर पढ़ना आसान होता है, हो सकता है कभी प्रश्न भी उनसे बन जाए, लेकिन जो नया पैटर्न आया है यूपिटर प्लस सी का, उसमें काफी डीप में जाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वन लाइनर से अब काम चलना थोड़ा कठिन लग रहा है। तो थोड़ा डीप जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो उसी हाई क्वालिटी की डीप जानकारी के साथ आज हम 200 स्टडी नोट्स लेकर आए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप मैसेज करिए और आपको पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप स्क्रीन पर पीडीएफ देखते हैं, उसी क्वालिटी की पीडीएफ आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला और वास्तुकला, समारोह, लोक नृत्य और साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खाने और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग, व्यवसाय, रोजगार और शासन प्रशासन, करंट अफेयर देखेंगे, वर्तमान की घटनाएं और उपलब्धियां। ये 10 टॉपिक हैं आपके यूपी जीके के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इनको आपको तैयार करना होगा। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी जी के, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक के इतिहास को हम देखेंगे। मध्य देश, प्राचीन वैदिक साहित्य में गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र को, जो मैदानी क्षेत्र है गंगा यमुना का, मध्य देश कहा जाता था, जो आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लहुरा देव संत कबीर नगर में स्थित इस नवपाषाण कालीन नियोलिथिक स्थल से चावल की खेती के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 8000 से 9000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। सराय नहार राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रतापगढ़ जिले के इस मध्य पाषाण कालीन स्थल से सूक्ष्म पाषाण उपकरण और युद्ध में मारे गए मानवों के कंकाल मिले हैं। आलमगीरपुर की अगर बात की जाए तो ये मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है और ये पुरातात्विक स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मंडी की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर जिले के इस स्थल से हड़प्पा काल के सोने के आभूषणों का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार खोजा गया है। महाजनपद काल की अगर बात की जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में स्थित थे। इनमें है कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कोसल, मल्ल, काशी, चेदी। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है महाजनपद काल से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न तो आएगा। श्रावस्ती, प्राचीन कौशल महाजनपद की इस राजधानी में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षा वर्ष व्यतीत किए और सबसे अधिक उपदेश यहीं पर दिए थे। सारनाथ, वाराणसी के निकट स्थित इस पवित्र स्थल पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर, मल्लगढ़ राज की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मथुरा की अगर बात की जाए तो कुषाण साम्राज्य की द्वितीय राजधानी मथुरा वास्तुकला और मूर्तिकला का एक महान केंद्र था, जहां प्रथम शताब्दी में कनिष्क का शासन था। हर्षवर्धन का साम्राज्य, तो 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की, जिससे कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का नया केंद्र बन गया। जौनपुर सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित इस शहर को सरकी राजवंश के दौरान शिक्षा और कला के विकास के लिए सिराज ए हिंद का कहा जाने लगा। तो जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद। और ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था। फतेहपुर सीकरी, मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1571 में स्थापित यह शहर कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, जहां प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा स्थित है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी
से सिपाही विद्रोह के रूप में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। बलिया का बाग, टाइगर ऑफ बलिया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ने बलिया में एक स्वतंत्र समानांतर सरकार की स्थापना की थी। काकोरी ट्रेन एक्शन, 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने काकोरी में ब्रिटिश खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा था। चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई इस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में आगरा में स्थापित भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। इसको 1869 में इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया था। संयुक्त प्रांत की अगर बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत का नाम छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की अगर बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये यूपी दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं संस्कृति, कला और वास्तुकला की। किसकी? यूपी की संस्कृति, यूपी की कला और यूपी की वास्तुकला। सबसे पहले बात करते हैं धरोहर और शिल्प की। मथुरा कला शैली, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात करें तो कुषाण काल में विकसित इस शैली में सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग कर स्वदेशी तकनीकी से बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गईं। अटाला मस्जिद की अगर बात की जाए तो जौनपुर में सरकी वास्तुकला शैली में निर्मित यह मस्जिद मीनारों के अभाव और विशाल सजावटी तोरणों के लिए जानी जाती है। रूमी दरवाजा की अगर बात की जाए तो नवाब आसफ उद्दौला द्वारा लखनऊ में निर्मित इस ऐतिहासिक द्वार को तुर्की गेट भी कहते हैं और इसी से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की 2 मछलियां ली गई हैं। ठीक है, तो नवाब आसफ उद्दौला द्वारा लखनऊ में निर्मित इस ऐतिहासिक द्वार को तुर्की गेट भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की 2 मछलियां ली गई हैं। बड़ा इमामबाड़ा की अगर बात की जाए तो 1784 के भयानक अकाल के दौरान रोजगार सृजन के लिए लखनऊ में निर्मित इस संरचना की छत दुनिया की सबसे बड़ी बीम रहित मेहराबदार छत है। अगला है कि इंडो गॉथिक वास्तुकला। ब्रिटिश काल के दौरान विकसित इस वास्तुकला का शानदार उदाहरण इलाहाबाद का ऑल सेंट्स कैथेड्रल है और कानपुर में मेमोरियल चर्च है। ठीक है, दशावतार मंदिर की अगर बात की जाए तो यह ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। यह गुप्तकालीन पंचायतन शैली का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। धामेक स्तूप की अगर बात की जाए तो सारनाथ में ईंटों और पत्थरों से बना यह विशाल बेलनाकार स्तूप उस सटीक स्थान को दर्शाता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आधुनिक चित्रकला की अगर बात की जाए तो 20वीं सदी में यूपी में आधुनिक कला का विकास हुआ। शिवनंदन नौटियाल की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग सत्यम शिवम सुंदरम इसी काल की देन है। वास्तु चित्रकला की अगर बात की जाए तो चित्रकार हरिहर लाल मेड़ ने अपनी मेघदूत चित्र श्रृंखला के माध्यम से इस विशेष जलरंग तकनीकी को राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। अमीर खुसरो, कासगंज पटियाली में जन्मे इस महान सूफी संगीतकार को भारतीय संगीत में सितार और तबला के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चिकनकारी, लखनऊ की यह नाजुक और पारंपरिक हाथ की कढ़ाई है जिसके बारे में किंवदंती है कि इसे मुगल महारानी नूरजहां ने भारत में पेश किया था। अगला है जरदोजी। बरेली और बदायूं क्षेत्र में कपड़े पर सोने और चांदी के धागों से की जाने वाली इस भारी कढ़ाई कला को वैश्विक पहचान मिली हुई है। ब्लैक पॉटरी, आजमगढ़ का निजामाबाद अपनी अनूठी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें पकाने के बाद चांदी के तारों से नक्काशी की जाती है। टेराकोटा शिल्प, गोरखपुर जिले का टेराकोटा विश्व प्रसिद्ध है। इसमें कुम्हार स्थानीय मिट्टी का उपयोग करके बिना सांचे की सजावटी जानवरों की मूर्तियां बनाते हैं। भदोई कालीन, भदोई और मिर्जापुर हाथ से बुने हुए कालीनों का सबसे बड़ा केंद्र है जिन्हें उनकी अद्वितीय गुणवत्ता के कारण जीआई टैग प्राप्त है। कांच कला, फिरोजाबाद को भारत की सुहाग नगरी कहा जाता है और कांच की चूड़ियों
और झूमरों के उत्पादन में देश में एकाधिकार रखता है। इत्र निर्माण की अगर बात की जाए तो कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी कहा जाता है, जहां आज भी सदियों पुरानी पारंपरिक देग भपका विधि से खश और गुलाब का अर्क निकाला जाता है। पीतल शिल्प ब्रासवेयर मुरादाबाद को इसकी उच्च गुणवत्ता वाले नक्काशीदार पीतल के बर्तनों के कारण पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। लकड़ी के खिलौने की अगर बात की जाए तो वाराणसी और चित्रकूट के कारीगर लकड़ी के पारंपरिक खिलौने बनाते हैं, जिनमें पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। बनारसी रेशम वाराणसी की बनारसी साड़ियां अपने असली सोने और चांदी के ब्रोकेड और उत्कृष्ट बुनाई के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करेंगे समारोह लोक नृत्य और साहित्य की। कथक उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कथा यानी कि कहानी कहने की परंपरा से जन्मे इस नृत्य में जटिल फुटवर्क शामिल है। कथक घराने की अगर बात की जाए तो लखनऊ घराने का स्वर्ण युग नवाब वाजिद अली शाह के काल में आया। पंडित बिरजू महाराज और शंभू महाराज इस घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं। चरकुला नृत्य की अगर बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र मथुरा के इस लोक नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर 108 तेल के दीपकों वाला कई परतों वाली लकड़ी का पिरामिड रखकर नृत्य करती हैं। रासलीला की अगर बात की जाए तो ब्रजभूमि का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है, जो भगवान कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम को संगीतमय तरीके से प्रदर्शित करता है। नौटंकी की अगर बात की जाए तो यह एक लोकप्रिय संगीतमय लोक रंग मंच है, जो कानपुर और हाथरस क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें सामाजिक और ऐतिहासिक गाथाओं का मंचन होता है। कजरी की अगर बात की जाए तो मिर्जा और वाराणसी क्षेत्र का यह एक भावपूर्ण मानसूनी लोकगीत है, जो सावन के महीने में महिलाओं द्वारा विरह और प्रेम व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। धोबिया नृत्य की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल के धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है, जिसमें धोबी और गधे के बीच के संबंधों को हास्य और लयबद्ध रूप में दिखाया जाता है। ख्याल ज्ञान यह अवध के दरबारों में विकसित अर्ध शास्त्रीय गायन शैली है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने बड़ा ख्याल शैली को अत्यधिक संरक्षण दिया था। कुंभ मेला की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह है। माघ मेले की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में मिनी कुंभ के रूप में प्रसिद्ध यह मेला प्रतिवर्ष माघ महीने में लगता है, जहां श्रद्धालु कल्पवास के लिए नदी तट पर निवास करते हैं। ताज महोत्सव की अगर बात की जाए तो आगरा के शिल्प ग्राम में 10 दिनों तक चलने वाला यह वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव मुगल का युग की कला, शिल्प और व्यंजनों का जश्न मनाता है। लठमार होली की अगर बात की जाए तो मथुरा के बरसाना में खेली जाने वाली यह विशेष होली है, जहां महिलाएं और पुरुष को मजाक में लाठियों से पीटती हैं। मुड़िया पूर्णिमा मेला मथुरा के गोवर्धन में आयोजित होने वाले इस विशाल मेले में लाखों श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। बटेश्वर पशु मेला बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगरा के पास यमुना नदी के तट पर लगने वाला यह भारत का सबसे बड़े और पुराने पशु मेलों में से एक है, जो ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी के लमही में जन्मे, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गोदान, गबन और निर्मला भारतीय ग्रामीण जीवन की यथार्थवादी चित्रण है। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में जन्मी इस छायावादी कवित्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है। यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज में जन्मे इस महान कवि ने 1935 में मधुशाला की रचना की, जिसने हिंदी कविता में हालावाद की शुरुआत की। हालावाद यानी कि रोमांटिसिज्म इन्फ्यूज्ड विद सूफिज्म, है ना, जो प्रेम मोहब्बत है उसको सूफीपन के साथ बयान करना, वो हालावाद है। जयशंकर प्रसाद की अगर बात की जाए तो वाराणसी के इस बहुमुखी साहित्यकार की रचना कामायनी को हिंदी साहित्य के छायावाद युग का सबसे महान महाकाव्य माना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार गौरव पांडे को उनकी मार्मिक कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए प्रदान किया गया है। युवा पुरस्कार 2025 साहित्य अकादमी द्वारा पार्वती तिर्की को उनके हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है।
ये दोनों आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, लेकिन आपके यूपी जीके में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत और पर्यटन। राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत 1968 में हिंदी को प्रथम राजभाषा, जबकि 1982 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। अवधी भाषा, अवधी लैंग्वेज, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज क्षेत्रों में बोली जाने वाली इस भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। भोजपुरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के गोरखपुर, वाराणसी और बलिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली यह इंडो आर्यन भाषा अपनी जीवंत लोक संगीत परंपरा के लिए जानी जाती है। ब्रज भाषा की अगर बात की जाए तो मथुरा, आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र में बोली जाने वाली यह भाषा मध्यकाल में सूरदास और रसखान द्वारा रचित कृष्ण भक्ति साहित्य का मुख्य माध्यम रही है। बुंदेली की अगर बात की जाए तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश की झांसी, महोबा और बांदा, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली इस भाषा में आहला उदल के सौर की लोक गाथाएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं। कौरबी या खड़ी बोली की अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बोली जाने वाली खड़ी बोली ही वर्तमान आधुनिक मानक हिंदी की मूल जननी है। अब हम बात करेंगे सामाजिक रीति रिवाजों की। यूपी का सामाजिक ढांचा संयुक्त परिवार और 16 संस्कारों जैसे मुंडन, उपनयन और विवाह पर गहराई से टिका हुआ है, जो वैदिक परंपराओं का पालन करते हैं। अगला है घरेलू पर्यटन में शीर्ष। पर्यटन विभाग के 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 137 करोड़ से अधिक पर्यटकों के आगमन के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक घूमा जाने वाला राज्य बन गया है। इसमें राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है आपका, श्री राम जन्मभूमि। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के पूर्ण होने पर दीपोत्सव जैसे आयोजनों ने इसे भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन हब में बदल दिया है। अगला है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। वाराणसी में इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर के निर्माण ने गंगा नदी को सीधे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़कर पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया है। बौद्ध सर्किट अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया से को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिसा को मिलाकर इस सर्किट का विकास किया है। अब हम बात करेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। वाराणसी में जापान के सहयोग से निर्मित यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र भारत जापान सांस्कृतिक मित्रता का प्रतीक है। बात करते हैं इको टूरिज्म विकास की, तो राज्य अब केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं है। दुधवा, पीलीभीत और करतनिया घाट में वन सफारी के माध्यम से इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनार के किला की अगर बात की जाए तो मिर्जापुर में स्थित है, गंगा नदी के तट पर। इस प्राचीन किले का संबंध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य और बाद में अफगान शासक शेरशाह सूरी से रहा है। कालिंजर किला की अगर बात की जाए तो बांदा जिले में विंध्य पर्वत पर स्थित इस रणनीतिक और अभेद्य किले को जीतने के प्रयास में 1545 में बारूद फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। नैमिषारण्य की अगर बात की जाए तो यह सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस पवित्र नदी वन क्षेत्र में महर्षि वेदव्यास ने 88,000 ऋषियों को महाभारत और पुराणों का ज्ञान दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित यह शहर आगरा के पास स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था। इसका बुलंद दरवाजा गुजरात विजय का प्रतीक है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विंध्य कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्यवासिनी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परफ्यूम टूरिज्म की अगर बात की जाए तो कन्नौज के इस इत्र उद्योग को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार इसे एक विशेष परफ्यूम डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण की, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की। भू आकृति और पारिस्थितिकी, टोपोग्राफी और इकोलॉजी। भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के बाद
यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अक्षांश एवं देशांतर, भौगोलिक रूप से राज्य 23 डिग्री 52 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। सर्वाधिक सीमा स्पर्श की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती हैं। सोनभद्र एक विशेष जिला है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो एक साथ 4 राज्यों के मध्य सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सहारनपुर राज्य का सबसे उत्तरी जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात की जाए तो राज्य के 579 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर में नेपाल से लगती है, जिसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और छोटा की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा हापुड़ है 660 वर्ग किलोमीटर वाला जिला। भाबर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो शिवालिक की तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थरों वाली यह पट्टी इतनी छिद्रपूर्ण है कि पहाड़ी नदियां यहां भूमिगत होकर विलुप्त हो जाती हैं। तराई क्षेत्र भाबर के ठीक दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा यह नम, दलदली और घने जंगलों वाला समतल मैदान है। यहाँ भूमिगत नदियां पुनः धरातल पर आती हैं, जिससे यह क्षेत्र बाढ़ प्रवण रहता है। गंगा यमुना के अगर मैदान की बात की जाए तो ये नदियों द्वारा लाए गए समृद्ध जलोढ़ से निर्मित ये विशाल दोआब क्षेत्र भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में गिना जाता है। दक्षिण के पठार की अगर बात की जाए तो राज्य की दक्षिण भाग बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, जहां प्राचीन कठोर चट्टानें पाई जाती हैं और कृषि की दृष्टि से यह कम उपजाऊ है। गंगा नदी की अगर बात की जाए तो यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी यूपी के बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकलकर बिहार में जाती है। यमुना नदी की अगर बात की जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर यमुना उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाती है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा से मिल जाती है। गोमती नदी की अगर बात की जाए तो गोमती नदी पीलीभीत जिले की दलदली फुलहर झील से निकलने वाली है एकमात्र प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम हिमालय के बजाय मैदानी क्षेत्रों से होता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण राज्य चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर रहा है, जैसे पूर्वी यूपी में अचानक बाढ़ और बुंदेलखंड में भयंकर सूखा। पर्यावरणीय क्षरण की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने आगरा के ताज ट्रेपेजियम जोन में औद्योगिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। नमामि गंगे परियोजना गंगा के संरक्षण के लिए कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में नदी में गिरने वाले सीवेज को रोकने के लिए विशाल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। सुबाव नदी का जीर्णोद्धार एनजीटी ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अतिक्रमण की शिकार सुबाव को राजस्व रिकॉर्ड में नाले के बजाय पुनः नदी के रूप में बहाल करें। डाल्फिन सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो गंगा नदी प्रणाली के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के संकेतक राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डाल्फिन की गिनती के लिए जनवरी 2026 में दूसरा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण यूपी में शुरू हुआ है। एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने अपने पर्यावरण और विकास मापदंडों में सुधार कर 18वीं रैंक हासिल की है। अब हम बढ़ेंगे अपने छठे टॉपिक की तरफ, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी और वन। यूपी में किस प्रकार ये विस्तृत है उन पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके। अब बात करते हैं मृदा और वानिकी की। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जिसमें अत्यधिक गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां अनुभव की जाती हैं। वर्षा का वितरण की अगर बात की जाए तो राज्य में 85% वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई क्षेत्र गोरखपुर 184 सेंटीमीटर और सबसे कम मथुरा 54 सेंटीमीटर होती है। लू का प्रकोप ग्रीष्म ऋतु मई जून के दौरान राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली तीव्र गर्म, शुष्क और धूल भरी पश्चिमी हवाओं को लू कहा जाता है। खादर और बांगर
गंगा के मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। बाढ़ के पानी से हर साल नवीनीकृत होने वाली उपजाऊ मिट्टी को खादर या नया जलोढ़ कहते हैं और ऊंचे क्षेत्रों की पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। लाल मृदा मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड के पठारी इलाकों में पाई जाने वाली यह मिट्टी लौह ऑक्साइड से समृद्ध होती है और दलहन व मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। रेगुर या कपासी मिट्टी बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों जालौन, झांसी में पाई जाने वाली यह काली मिट्टी नमी धारण करने की उच्च क्षमता रखती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ऊसर भूमि अति सिंचाई और जल निकासी की कमी के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर लवणों का जमाव हो जाता है, जिससे कृषि योग्य बनाने के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा अपर्दन, साइल इरोजन इटावा और आगरा जिलों में चंबल नदी के कारण होने वाले गंभीर अवनालिका अपर्दन ने विशाल बिहड़ों का निर्माण कर कृषि भूमि को नष्ट कर दिया है। वन आवरण की अगर बात की जाए तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.15% लगभग 14,817 वर्ग किलोमीटर ही वनाच्छादित है। कुल हरित आवरण की अगर बात की जाए तो यदि वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को मिला लिया जाए तो राज्य का कुल हरित आवरण 9.23% है, लगभग 22,238 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र का वन घनत्व उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सोनभद्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र लगभग 36.79% और सबसे सघन वन पाए जाते हैं। भदोही का न्यूनतम वन राज्य में सबसे कम वन आवरण भदोही संत रविदास नगर जिले में है, जहां यह प्रतिशत लगभग नगण्य 0.31% है। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन तराई क्षेत्र जहां 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है में पाए जाने वाले इन वनों में उच्च आर्थिक मूल्य वाले साल और सागौन के पेड़ प्रमुखता से मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य और पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, जिनमें नीम, पीपल, जामुन और शीशम के वृक्ष बहुतायत में होते हैं। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कम वर्षा वाले दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों बुंदेलखंड, आगरा में बबूल, कीकर तथा कत्था जैसी कम पानी चाहने वाली कटीली झाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कौन से हैं? कम वर्षा वाले दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड और आगरा में बबूल, कीकर और कत्था जैसी कम पानी चाहने वाली कटीली झाड़ियां मिलती हैं। कृषि वानिकी की अगर बात की जाए तो किसानों की आय बढ़ाने और वृक्ष आवरण सुधारने के लिए खेतों की मेड़ों पर तेजी से बढ़ने वाले यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सामाजिक वानिकी पारिस्थितिकी संतुलन के लिए सड़कों, रेल पटरियों और बंजर भूमि पर समुदाय की भागीदारी से वृक्षारोपण करने की एक प्रमुख सरकारी योजना है। गैर इमारती वन उत्पाद उत्तर प्रदेश के जंगलों से गोंद, राल, बीड़ी उद्योग से लिए तेंदुपत्ता और कागज उद्योग के लिए बांस प्राप्त होता है। जल संसाधन प्रबंधन भूजल की कमी से निपटने के लिए राज्य सरकार जल संचय, जन भागीदारी जैसी वर्षा जल संचयन योजनाओं को आक्रामक रूप से लागू कर रही है। वृक्षारोपण महाअभियान राज्य के कुल हरित आवरण को 15% तक ले जाने के लिए लक्ष्य रखा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष मानसून के दौरान एक दिन में करोड़ों पौधे लगाने का महाअभियान चलाती है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव, खाने और खनिज की। जैव विविधता और भूगर्भ संपदा तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो मुख्य रूप से बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राज्य में 4 अधिसूचित रिजर्व हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ जो बिजनौर में है और बुंदेलखंड का नवीनतम रानीपुर टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित यह अभ्यारण्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। रामसर साइट्स वेटलैंड संरक्षण की रामसर संधि के तहत यूपी में अब कुल 10 आर्द्र भूमियां शामिल हैं, जो तमिलनाडु के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिले में स्थित यह राज्य का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे फरवरी 2026 में भारत की 98वीं रामसर साइट के रूप में वैश्विक मान्यता मिली है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए, जो वखीरा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, यह संत कबीर नगर जिले में स्थित
यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाणकृत आर्द्रभूमि है, जो साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रमुख शीतकालीन घर है। लाख भौसी अभ्यारण्य कन्नौज जिले में स्थित है। ये उथली झीलों का विशाल क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पक्षी अभ्यारण्यों में से गिना जाता है। लाख भौसी पक्षी बिहार के नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नवाबगंज पक्षी बिहार या अभ्यारण्य ये उन्नाव जिले में स्थित है। इस पुराने अभ्यारण्य का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र विभिन्न क्षेत्र में फैला यह अभ्यारण्य अपने शुष्क पर्णपाती वनों, भारतीय भेड़िया और चट्टानी अजगर के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संपदा का वितरण उत्तर प्रदेश एक मध्यम निम्न संपन्न राज्य क्षेत्र है। इसके अधिकांश आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज केवल विंध्य पर्वतमाला और बुंदेलखंड पठार 8-10 किलोमीटर दक्षिण जिलों में फैला हुआ है। तो 8-10 जो जिले हैं दक्षिण के, वहां पर फैला हुआ है। चूना पत्थर लाइमस्टोन राज्य में सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, जो मुख्य रूप से सोनभद्र, कजराहट और मिर्जापुर जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम भंडार परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक यह दुर्लभ रेडियोधर्मी खनिज उत्तर प्रदेश में केवल ललितपुर जिले में पाया जाता है। कोयला उत्खनन कोल माइनिंग उत्तर प्रदेश में कोयले का उत्पादन केवल सोनभद्र जिले की सिंगरौली खदानों से किया जाता है, जो स्थानीय ताप विद्युत संयंत्रों को ईंधन प्रदान करता है। बॉक्साइट की अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने का यह एक मुख्य अयस्क राज्य के बांदा, चंदौली और ललितपुर जिलों की खदानों से प्राप्त किया जाता है। डायस्पोर उत्पादन उत्तर प्रदेश भारत में डायस्पोर खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अपवर्तक ईंट बनाने में प्रयुक्त होता है, जिसके मुख्य भंडार महोबा और हमीरपुर में है। कांच बालू या सिलिका सैंड उच्च गुणवत्ता वाली यह बालू जो कांच उद्योग के लिए अपरिहार्य है, मुख्य रूप से प्रयागराज, शंकरगढ़ क्षेत्र और चित्रकूट से निकाली जाती है। जिप्सम की अगर बात की जाए तो ऊसर या क्षारीय मिट्टी के रासायनिक उपचार और सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यह खनिज झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। सोना और अभ्रक की अगर बात की जाए तो राज्य में सोने के कुछ सूक्ष्म कण सोनभद्र और ललितपुर की शारदा तथा रामगंगा नदियों की रेत में मिलते हैं, जबकि अभ्रक उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पोटास और डोलोमाइट कृषि उर्वरकों के लिए महत्वपूर्ण पोटास लवण प्रयागराज और बांदा से तथा डोलोमाइट मिर्जापुर और सोनभद्र से प्राप्त किया जाता है। राज्य के प्रतीकों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन है और राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग की, तो 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की अगर बात की जाए तो यूपी सरकार ने विधानमंडल में पहली बार अपना आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, जो राज्य को निवेश आधारित विकास के जरिए 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप है, यानी कि 83 लाख करोड़ रुपए। अभी तकरीबन 9 लाख करोड़ का बजट है यूपी का, इसको 83 लाख, इसका मतलब इसका वर्ग करना होगा 9 गुणे 9, उससे ज्यादा का बनाना है। जीएसडीपी वृद्धि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016-17 के 13.30 लाख करोड़ से दोगुना होकर 30.25 लाख करोड़ हो गया है, जो 10.8% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान भारत की कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8.6% 2016 से बढ़कर 9.1% 2025 में हो गई है, जिससे यह महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक नीतियों के सकारात्मक प्रभाव से राज्य की प्रति व्यक्ति आय 54,564 2016-17 से दोगुनी होकर 2024-25 में 1,09,844 हो गई है। कृषि अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां कुल जीवीए ग्रास वैल्यू एडेड में कृषि क्षेत्र का 25.8% योगदान है, जो इसे भारत का खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ बनाता है। खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष पर 2024-25 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यूपी 63.85 मिलियन टन उत्पादन कुल राष्ट्रीय हिस्सेदारी का 17.85% के साथ भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश के कुल गेहूं का 30.23%
35.65 मिलियन टन और गन्ने का 48.57%, 220.80 मिलियन टन उत्पादन कर दोनों में निर्विवाद रूप से प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन 2024-25 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन से यूपी 414 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय उत्पादन का 20% के साथ दुग्ध उत्पादन में भारत में शीर्ष स्थान पर है। तो तीन चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पर, गन्ना, गेहूं और दूध, इनमें यूपी प्रथम स्थान पर है। चावल और आलू, फसल विविधीकरण के कारण यूपी चावल उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है 13.82% के साथ, और आलू तथा आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो कितनी चीजों में यूपी प्रथम स्थान पर है? गेहूं, गन्ना, दूध, आलू और आम। कृषि निर्यात हब, यूपी को एक कृषि निर्यात हब बदलने के लिए सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया है। इसके लिए वाराणसी से आम और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बढ़ाया जा रहा है। औद्योगिक परिदृश्य की अगर बात की जाए तो राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.2% है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के मजबूत नेटवर्क के कारण यूपी को भारत का नया ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो 2018 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना ने पारंपरिक शिल्पों को पुनर्जीवित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का निर्यात 88,967 करोड़ से 76% बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के कारण भारत के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का 55% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निर्मित होता है। चमड़ा उद्योग की अगर बात की जाए तो कानपुर और आगरा चमड़े के जूतों, बेल्ट और काठी के उत्पादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसी कारण कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था। डिफेंस कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो रक्षा उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट को जोड़कर एक विशाल गलियारा बनाया गया है। एक्सप्रेसवे प्रदेश, बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास के साथ यूपी 22 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें निर्माणाधीन 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी शामिल है और यह सबसे बड़ा है। चीनी मिलों की अगर बात करें तो भारत के आधुनिक इतिहास की पहली चीनी मिल 1903 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। डेटा सेंटर हब की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को भारत का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए सरकार ने 2026 के बजट में 900 मेगावाट क्षमता वाले 8 नए डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीतियों के कारण राज्य को वैश्विक निवेशकों से 50 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, इनोवेशन और टेक उद्यमों को बढ़ावा देने के परिणाम स्वरूप नीति आयोग की राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी ने लीडर श्रेणी का प्रतिष्ठित दर्जा हासिल किया है। अब हम बात करेंगे यूपी में व्यवसाय, रोजगार और शासन प्रशासन की। निवेश मित्र, उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जिसने नौकरशाही की बाधाओं को दूर कर राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर ला दिया है। बेरोजगारी दर, रोजगार परक प्रशिक्षण और एमएसएमई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश के कारण राज्य की बेरोजगारी दर 19% 2017 से भारी गिरावट के साथ 2.24% 2025 पर आ गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु इस योजना के तहत राज्य सरकार बिना गारंटी के 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है। बीसी सखी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 39,880 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी महिलाओं की नियुक्ति की गई है जो डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा दे रही हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान, बढ़ई, कुम्हार, दर्जी और बुनकर जैसे 15 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को आधुनिक टूल किट और पूंजी देकर उनके कौशल को निखारा जा रहा है। ई श्रम पोर्टल की अगर बात की जाए तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के राष्ट्रीय पंजीकरण में यूपी सबसे आगे है। पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना, मृत्यु होने पर 2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। राज्य राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और उससे सटे 5 जिलों उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली को मिलाकर एकीकृत विकास के लिए एससीआर का गठन किया गया है। मनरेगा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के तहत यूपी देश में अग्रणी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने 20 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार का
सृजन कर एक रिकॉर्ड बनाया है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत यूपी में त्रिस्तरीय ग्रामीण सुशासन, ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत लागू है। 2026 के बजट में इसके लिए 38,501 करोड़ का आवंटन किया गया है। राजस्व प्रशासन की अगर बात की जाए तो यूपी के प्रशासनिक ढांचे में लेखपाल राजस्व प्रशासन की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता है। डिजिटल गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय एनईएसडीए रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश नागरिकों को 929 ई सेवाएं प्रदान कर रहा है, जो सार्वजनिक शिकायत निवारण में इसे पूर्ण अनुपालन वाला राज्य बनाता है। मिशन शक्ति की अगर बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क और पिंक पेट्रोल जैसी पहल अनिवार्य कर दी गई है। राजकोषीय अनुशासन के अनुसार राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम का पालन करते हुए 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की सुरक्षित सीमा के भीतर रखा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो शहरी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सभी 17 नगर निगमों में एआई आधारित सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात किए गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ओडीओपी की सफलता के बाद स्थानीय खानपान और पाक कला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री द्वारा 2026 में एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा नोएडा की तर्ज पर झांसी के पास एक नया सुनियोजित औद्योगिक शहर बसाने के लिए बीडा का गठन किया गया है, जो इसे पिछड़े क्षेत्र का कायाकल्प करेगा। तो बुंदेलखंड में काफी सुविधाएं की कमी है, उसको बढ़ावा देने के लिए उसमें एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए बीडा का गठन किया गया है। पुलिस त्रिनेत्र ऐप यूपी पुलिस द्वारा अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस रखने और फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से जांच में तेजी लाने के लिए इस उन्नत ऐप का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस त्रिनेत्र ऐप, यहाँ त्रिनेत्र नहीं त्रिनेत्र होगा, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ट्रिपल एस सुरक्षा, स्थिरता और गति, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड की गारंटी देकर यूपी सरकार ने हाल ही में 50 लाख करोड़ से अधिक के वैश्विक निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। जनधन और आयुष्मान बैंकिंग सुविधाओं के तक पहुंच और गरीब परिवारों के लिए 5 लाख के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की कवरेज में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे आगे है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना बजट 2026 में घोषित, यह नई योजना युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। बात करते हैं करंट अफेयर्स की, यूपी के वर्तमान घटनाएं और उपलब्धियां। तो यूपी बजट 2026-27 की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा फरवरी 2026 में राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है। स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी यूपी को भारत का प्रमुख एआई और क्लाउड हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन के साथ इसे नए प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 2026 में की है। पहला निजी रेलवे स्टेशन रेलवे के आधुनिकीकरण के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। एआई विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव जिले में भारत के पहले प्रणता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संवर्धित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। एरो इंजन परीक्षण केंद्र रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र की स्थापना की है। प्रोजेक्ट प्रहार की अगर बात की जाए तो फरवरी 2026 में भारत सरकार द्वारा सीमा पार आतंकवाद और उभरे साइबर खतरों से निपटने के लिए यह नई व्यापक आतंकवाद रोधी नीति लॉन्च की गई। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 आयुष मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के सेगांव में आयोजित इस राष्ट्रीय मेले में उत्तर प्रदेश ने अपने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा मॉडलों का प्रमुखता से प्रदर्शन किया है। राम मंदिर निर्माण पूर्ण 25 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक पल के रूप में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराकर इसके निर्माण के पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा की गई। सुबाव नदी का जीर्णोद्धार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के सख्त आदेश पर यूपी सरकार गोंडा बलरामपुर क्षेत्र की
सुबाव को एक प्रदूषित नाले से वापस नदी की श्रेणी में बहाल कर रही है। जीआई टैक्स उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, लंगड़ा, आम और हाथरस की हींग सहित कई ओडीओपी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश एआई मिशन सरकारी विभागों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में उभरती तकनीकों को एकीकृत करने के लिए बजट 2026 में यूपी एआई मिशन के तहत 225 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए शुरू की गई इस राष्ट्रीय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 149 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इन खेलों में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुश्ती, कबड्डी और एथलेटिक्स में कई स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को पदक तालिका में शीर्ष राज्यों में ला दिया है। स्वदेशी एमआरआई मशीन मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का नैदानिक परीक्षण मार्च 2025 में एम्स नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसका लाभ यूपी के अस्पतालों को मिलेगा। नमो भारत डिपो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने गाजियाबाद के दुहाई डिपो में रेल पटरियों के बीच भारत की पहली सोलर ऑन ट्रैक हरित ऊर्जा प्रणाली लागू की है। दिव्य कला मेला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग दिव्यांग कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में इस राष्ट्रीय मेले का सफल आयोजन किया गया। ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रयागराज स्मार्ट सिटी और यूपी पुलिस को महाकुंभ 2025 की तैयारियों के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय डिजिटेक पुरस्कार मिला है। भूटानी मठ भारत और भूटान के बीच बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में एक नए भूटानी बौद्ध मठ और अतिथि गृह के निर्माण की घोषणा की गई है। शून्य ताजा अपशिष्ट शहर 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण और वैज्ञानिक निपटान प्रणाली लागू करके लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डैम्प शहर बन गया है। देखिए, कागजों पर तो ये काम हो गया है, लेकिन अब जब खाली प्लाट्स में जाएंगे चारों तरफ देखेंगे कूड़ा पड़ा हुआ मिले। तो ये सब तो अभी कागजों पर है, हकीकत में उतरेगा तो उसमें टाइम लगेगा, उतरेगा, समय बदलेगा तो सब होगा। लेकिन जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक ये सब मुमकिन नहीं है। सरकार नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन अपनाना समाज को है। समाज जब तक सेल्फ अवेयर नहीं होगा, खुद की जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, तब तक इन चीजों को पा पाना बहुत कठिन है। मखाना बोर्ड का गठन केंद्रीय बजट 2025-26 की तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी अपने पूर्वी तराई जिलों में मखाना की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्लस्टर विकसित कर रहा है। तो ये रहे आपके आज के 200 बेस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी नोट्स जो यूपी जीके से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और रही बात पीडीएफ की, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके और अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सके। तो उस प्रयास को लगातार जारी रखें हैं और आप लोग भी लगातार पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।